चलो Good morning everyone. We are going to take this second session for biodiversity. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम बायोडाइवर्सिटी में दो पार्ट्स में लेंगे. एक बायोडाइवर्सिटी एज अ कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द स्पीशीज रिचनेस, कितने प्रकार की स्पीशीज एक इकोसिस्टम में, दैट इज स्पीशीज रिचनेस. स्पीशीज अबंडेंस, एक ही प्रकार की स्पीशीज कितनी ज़्यादा मात्रा में है वो स्पीशीज अबंडेंस है. फिर हमने आपको अल्फा बीटा गामा स्पीशीज का बताया डिटेल. And then we thought and talked about what are the factors which are affecting biodiversity, how biodiversity is under threat. इस प्रक्रिया में मैंने आपको नाम बताया था एडवर्ड विल्सन का. एडवर्ड ओ विल्सन, जिनको कहा जाता है कि ये फादर है बायोडाइवर्सिटी के. उस दिन हमने ये नहीं बताया था आपको कि बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने कॉइन किया था. जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को शॉर्ट फॉर्म करके बायोडाइवर्सिटी वर्ड बनाया गया, द पर्सन वाज वॉल्टर जी रोसन. आई राइट इट फॉर यू. वॉल्टर जी रोसन. इन्होंने ये काम 1986 में एक पब्लिश्ड पेपर में ही कॉइन्ड द वर्ड बायोडाइवर्सिटी. ये आपके प्रीलिम का क्वेश्चन हो सकता है, मेन का क्वेश्चन ये नहीं होगा, बट यू शुड नो कि एडवर्ड ओ विल्सन इज द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ही इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यू डार्विन. But the person who coined the term biodiversity is Walter G. Rosen. आज हम biodiversity के second part की बात करते हैं, which is called conservation. How are we going to conserve what we have? पिछली बार जब हमने क्लास खत्म करी तो मैंने आपको बताया था कि we are losing 150 species on an annual basis. इसके हिसाब से जो वेटलैंड्स की बात आज हम करेंगे उसमें 2 to 3% डिक्लाइन एनुअली हो रहा है. वेटलैंड्स अगेन इज अ काइंड ऑफ इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट्स इन दिस बायोस्फीयर. कंजर्वेशन में दो प्रकार की चीजों की बात हम करेंगे. वन इज टू प्रिजर्व. प्रिजर्व मतलब जो हमारे पास है उसको हम संभाल के रखेंगे. द अदर पार्ट इज प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट मतलब जो चीजें अंडर थ्रेट है उसका बचाव हम कैसे करेंगे. तो कंजर्वेशन में जो चीजें आती है, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स व्हिच कम अंडर कंजर्वेशन. वन इज प्रोटेक्शन, अपलिफ्टमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. आई रिपीट इट. प्रोटेक्शन, protection, upliftment and scientific management. Management of biodiversity. आप इसको प्रिजर्व करेंगे और इसको प्रोटेक्ट करेंगे. तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि एडवर्ड ओ विल्सन कॉइन्ड अ वर्ड कॉल्ड हिप्पो, HIPPO. अगर आपने ये लिख लिया हो तो आई विल रब इट और आई गो टू द अदर साइड. आई डोंट नो कि अदर साइड में कैसे रहेगा. सो ही कॉइन्ड द वर्ड हिप्पो, HIPPO. हिप्पो में उन्होंने क्या बोला? फर्स्ट H इज फॉर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. तो जो इकोसिस्टम्स हैं हम उनको इरोड करते चले जा रहे हैं, उन्हें हम खत्म करते जा रहे हैं. इस वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है. हैबिटेट में आपके इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं,
जैसे आपका अमेज़न बेसिन के जितने बड़े घने फॉरेस्ट हैं वो सब काटे जा रहे हैं फॉर अ मोनोकल्चर कल्टिवेशन विच इज अ साइन ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अगर आप सी की तरफ आ जाइए तो आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, जो आपको कोस्टल एरिया में मिलेंगे, जिनके बारे में वेटलैंड डिस्ट्रक्शन में भी बात किया जाएगा, उनका वो खराब होते हैं। तो एक प्रकार का इकोसिस्टम जिसको हम वेटलैंड कह रहे हैं वो डिस्ट्रॉय होता है। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बिकम्स द फर्स्ट पार्ट दैट वी नीड टू सी। These are all causations, causal factors which are leading to a decline of biodiversity या threat to biodiversity. दूसरी बात एडवर्ड ओ विल्सन क्या कहते हैं? He talks about introduced and invasive species. अब introduced and invasive species. Introduced and invasive species. Introduced and invasive species कब होती है? जबकि intermingling होती है। तो like I said in the previous lecture that about 10 million years now human population has been moving from one zone to the other. तो हम अपने कैटल या अपना फाउल एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे कि बहुत सारी वाटर बॉडीज में वाटर हाइसिंथ नाम का एक प्लांट है जो ग्रो कर रहा है। अगर आप डल लेक के बारे में पढ़ेंगे तो डल लेक में भी इसी प्रकार की कुछ फॉरेन स्पीशीज घुस चुकी हैं, जिस वजह से वहां पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का। देन ही टॉक्स अबाउट जेनेटिक पोल्यूशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जेनेटिक पोल्यूशन कब होता है? व्हेन टू स्पीशीज इंटरमिंगल, तो जो ओरिजिनल स्पीशीज है उसका लॉस हो जाता है। वन थिंग आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि हम स्पीशीज लॉस के ऊपर इतना परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि जो इकोसिस्टम है वो फ्रेजाइल है, उसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव अ डेसिग्नेटेड रोल। उस रोल के हिसाब से उनको बनाया गया है या प्रकृति ने उन्हें बनाया है। जब आप कहते हैं कि किसी की प्रकार का इन्वेजन हो रहा है या इंटरमिंगलिंग हो रही है, तो जो उस प्लांट या एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक है वो बदल जाती है। उसके बदल जाने से एनवायरमेंट पे दूसरा तरह का असर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कीप ऑन सेइंग दैट द salinity of water is increasing. Now as the salinity of water increases, you will find that very abundant, luxurious forest lands are getting converted into grasslands. Grasslands में भी scrub type की आप vegetation देखने लगेंगे। तो this intermingling of species or what is known as genetic pollution is also causing a grave concern to our biodiversity. फिर he talks about erosion and food security. जैसे हम large belts of forest को हटाते जाते हैं, top soil का erosion होता जा रहा है। We are creating more and more cities, more and more urbanization. हम जैसे जैसे इसकी तरफ बढ़ रहे हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती जा रही है। Of course, climate change and resultant deforestation are again a part of the destruction of biodiversity. So when he talks of hippo, he talks about habitat destruction. He talks about introduced invasive species. He talks about genetic pollution. He talks about destruction and over exploitation. And of course he talks about climate change. तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, because as a concept they can just ask you कि क्या है. Now why all these questions become important? Because every year there are at least 2 to 3 questions on biodiversity in your prelim paper which can be linked to some issue which has taken place in current affairs, और मेंस के पेपर में आपको ये बड़ा सवाल आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। Having said this, we will now come to today's topic. आज का टॉपिक हमने लिया है wetland. First and foremost, we should try and understand कि what is a wetland. आप ये भारत का नक्शा देख रहे हैं जो मैंने
गूगल साइट, किसी गूगल साइट से कट एंड पेस्ट किया हुआ है, सो डोंट टेक इट अदरवाइज। पर आपको इस तरह का मैप मिलना थोड़ा मुश्किल था, बट आई थॉट कि आपके नॉलेज के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अ वेटलैंड इज सिंपली एन एरिया, आई रिपीट, अ वेटलैंड इज सिंपली एन एरिया ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है? बदलाव। जैसे जैसे आप दो इकोसिस्टम के बीच के बदलाव को देखेंगे, उस एरिया को हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं, और वेटलैंड इसी प्रकार का एक ट्रांजिशन जोन है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इकोटोन। आई रिपीट, इट इज कॉल्ड एन इकोटोन। आप गूगल करके देखेंगे कि इकोटोन का मतलब क्या होता है, आप देखेंगे कि इकोटोन का मतलब होता है ट्रांजिशन। What I'm saying is that it is a transition from an aqua ecosystem to a terrestrial ecosystem। मतलब आप पानी से और लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस एरिया, जो बीच का एरिया है, उसको आप वेटलैंड कहते हैं। सिंपली पुट, वेटलैंड इज एन एरिया विच इज कवर्ड विथ वाटर। एक लैंड एरिया है जिसमें पानी भरा हुआ है। ये पानी परमानेंटली नहीं भरा हुआ होता, पहली बात। दूसरा, बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता टुवर्ड्स द एजेस, बीच में हो सकता है, जैसे बहुत सारी लेक वेटलैंड में आती हैं, पर जब ये वेटलैंड में आती हैं तो दे आर डीप एटलीस्ट इन द मिडल। जैसे लोनर लेक अभी आपने सुना होगा, नवंबर 2020 में लोनर लेक इन महाराष्ट्र हैज बिकम अ वेटलैंड साइट। So first and foremost, wetland are areas of land which are covered with water, maybe permanently, maybe transitionally. They are areas of transit between an aquaculture or ecosystem, aquamarine ecosystem and a terrestrial ecosystem. तो अगर आपके यहाँ पर पानी है, you have water here, and this probably is your land area. This shallow space is your wetland. Wetland को अलग से बताने की जरूरत इसलिए है कि यही सिर्फ एक इकोसिस्टम है जिसके ऊपर एक कन्वेंशन हुआ है। इट इज कॉल्ड द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, जिसको आप रामसार के नाम से भी जानते हैं। सो इट इज द ओनली इकोसिस्टम। आपके पास बहुत सारे इकोसिस्टम्स है, आपके पास एल्पाइन इकोसिस्टम है, आपके पास इक्वेटोरियल इकोसिस्टम है, यू हैव गॉट ग्रासलैंड्स एज इकोसिस्टम, बट वेटलैंड इज द ओनली इकोसिस्टम which has an international convention dedicated to it. Wetland is a low-lying area between water and land. It is an ecotone. It is an area of transition. तो हमने आपको उसके बारे में क्या क्या चीजें बता दिया। One, it is very important to be read as a separate ecosystem because internationally सिर्फ यही recognized है। इसके ऊपर एक कन्वेंशन है। वेटलैंड इज एन एरिया ऑफ लैंड विच इज कवर्ड विथ वाटर, आइदर परमानेंटली और इन पार्ट्स, पर हर समय वहाँ स्वामी या माशी होता है। उसके बाद आई हैव टोल्ड यू इट इज एन एरिया ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स, वन इन्वॉल्विंग वाटर, द अदर इन्वॉल्विंग लैंड। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इकोटोन। अब आपके पास किस किस प्रकार के वेटलैंड्स है? Wetlands can be floodplains or rivers. They can be coastal areas. They can be lagoons. They can be marshes. They can be swamps. मतलब जहाँ पे आप कीचड़ देखते हैं और ज़्यादा मात्रा में देखते हैं और हर साल देखते हैं, तो आपको मानना चाहिए कि ये एक वेटलैंड एरिया है। तो जब अब आप अपने गांव के तालाब को देखेंगे तो उसको थोड़ा सा वैल्यू कीजिएगा, क्योंकि वो तालाब अब आपने वेटलैंड एरिया में पढ़ा है। नॉट ऑल वेटलैंड्स आर नेचुरल। अगेन आई रिपीट, नॉट ऑल वेटलैंड्स आर नेचुरल। कई सारे वेटलैंड हम ह्यूमंस ने खुद से बनाए। तो अगर आप बैंगलोर की सिटी में जाएंगे, चेन्नई की सिटी में जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, आप वहां देखेंगे कि बहुत सी मैन मेड लेक्स हैं।
जो कि आज इम्पोर्टेंट वेटलैंड है. Having said this, what is it that demarcates a wetland from other ecosystems? Wetland में एक स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं. हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जिनमें स्टोमेटा की मात्रा नील के बराबर होती है या बहुत कम होती है. इन प्लांट्स स्टोमेटा आर यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ ब्रीदिंग. यस, दे आर अवेलेबल ऑन द लीव्स और उन्हीं के थ्रू प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. इस प्रक्रिया में वो अपना खाना बनाते हैं और उस प्रक्रिया में उनको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है. तो जो प्लांट्स आपको वेटलैंड में मिलते हैं वो हाइड्रोफाइट्स हैं. उनके जो रूट्स हैं, खास करके प्लांट्स लाइक मैंग्रोव्स जो है, इनके जो रूट्स हैं उनको आप न्यूमैटोफोर्स कहते हैं. इनको न्यूमैटोफोर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पानी से बाहर निकल के आते हैं और इनका एक नी लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है. ये पानी से बाहर निकल के आते हैं फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग इन ऑक्सीजन फॉर द प्लांट. इनकी जो क्यूटिकल लीव्स होती है, क्यूटिकल्स इनके बहुत बड़े होते हैं क्योंकि ये पानी से कोशिश करते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए. तो अनदर वेरी ग्लेयरिंग फीचर ऑफ दीज हाइड्रोफाइट्स इज दैट देयर इज लेस ऑक्सीजन in the soil available in a wetland. I repeat, there is less oxygen available in the soil. तो O2 की मात्रा लेस होती है. इसका मतलब कि कार्बन डिपॉजिट्स इस एरिया में ज्यादा होते हैं और हालांकि भारत में देखने को नहीं मिलता, पर विदेशों में स्पेशली इन यूएसए एंड कनाडा दे आर नोन एज पीटलैंड. पीटलैंड जहां पे कि बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी ऑफ पीट और कार्बन डिपॉजिट होती है. Alright? Having said that, what are the kind of wetlands that we see in our daily life? तो कई wetlands जो है रिवर से एसोसिएटेड होते हैं, कई समुद्र से एसोसिएटेड होते हैं. So the first kind of wetlands that we are going to talk of are marine wetlands. ये kind है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि कौन कौन से हैं, बट मरीन वेटलैंड्स है. तो मरीन वेटलैंड्स आपके इन रिलेशन विद द सी है. इसमें आपके आ गया लगून्स. लगून्स आ गए आपके कोरल रीफ आ गए, आपके शोर लाइन आ गया. ओके. So if we are going to have a look at this, then we are talking of Ashtamudai wetland. Ashtamudai wetland is a natural wetland. अब जब हम marine wetland की बात करेंगे तो हम Ashtamudai wetland की बात कर सकते हैं. Okay? Then we come to the estuarine wetland. अब estuarine क्या होती है? Anybody knows what is an estuarine? जब भी कोई रिवर समुद्र से मिलने की तरफ बढ़ती है और डेल्टा फॉर्म करती है, तो डेल्टा पूरा तुरंत नहीं फॉर्म करती. इट ब्रेक्स इनटू स्मॉल स्ट्रीम्स बिफोर एंटरिंग द सी एंड दोज स्मॉल स्ट्रीम्स आर कॉल्ड एस्चुरीन. सो यू हैव एस्चुरीन डेल्टा वेयर अ बिग रिवर breaks up into small parts before entering the sea or the ocean, and it is called an estuarine. अब एस्चुरीन में आपके पास क्या क्या आ गया? आपके पास डेल्टा आ गया, आपके पास मार्शेस आ गए, आपके पास टाइडल एरियाज आ गए. सो इफ यू लुक एट दिस पार्ट, देन आपका कौन सा इसमें
एस्चुरिन में चला जाएगा, बताइए, यू विल हैव टू लुक एट दैट एरिया। तो जब आप ये वाली एरिया में आ जाएंगे, देन you will be talking about the estuarine delta. I don't know why they have not marked the Sundarbans in this, but actually Sundarbans is the example of an estuarine delta. मुझे इसमें सुंदरबंस तो दिख नहीं रहा, और क्योंकि मुझे मॉर्निंग में ये मैप मिला है तो थोड़ा सा मैं भी इसको सोच रही हूँ, बट I don't see it here. But Sundarbans is an example of an estuarine delta. I hope you can try Sundarbans. Sundarbans क्या है? Sundarbans are the delta region of the Ganga and the Brahmaputra. And Sundarbans have been added well to this list of Ramsar sites in February 2020. तो बहुत लेटेस्ट ही उनको अभी ऐड किया गया है आपके रामसर साइट्स में। रामसर साइट्स क्या है, we'll come to it a little later, but let me just explain this to you. तो एस्टुरिन डेल्टा में आपके मैंग्रोव्स भी आ जाएंगे। सुंदरबंस में मैक्सिमम मैंग्रोव्स मिलते हैं, एंड सुंदरबंस आर द बिगेस्ट डेल्टा रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। सो गंगा ब्रह्मपुत्र विल प्रोबेबली बी मीटिंग समवेयर हियर वेयर यू हैव द सुंदरबंस, और ये आपके एग्जांपल है एस्टुरिन डेल्टा के। ओके, नाउ वी विल कम टू लैक्स्ट्रीन। लैक्स्ट्रीन वेटलैंड, इसको लिखिए आप, लैक्स्ट्रीन वेटलैंड। लैक्स्ट्रीन वेटलैंड आर एसोसिएटेड विथ लेक्स। तो आपके ये कोलूरू लेक है, ये आपकी एक लैक्स्ट्रीन टाइप ऑफ वेटलैंड है। दे आर एसोसिएटेड विथ लेक्स। जो वेटलैंड लेक्स बनाते हैं उनको हम लैक्स्ट्रीन कहते हैं। फिर एक आपकी आती है रिवरीन। ये RI है, रिवरीन। रिवरीन्स आर अलोंग रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। तो आपके पास जो ये अपर गंगा रिवर दिख रही है, यहाँ पे जो आपका दिस एरिया इज नोन एज अ रिवरीन वेटलैंड। इसको आप रिवरीन वेटलैंड कहते हैं। Then you have a polystrene wetland. Polystrene wetland, marshy swampy bogs. Polystrene wetland हमको इंडिया में नहीं मिलता, कनाडा में मिलता है, यूएसए में मिलता है, बट जहाँ पे बहुत वाइड एरियाज ऑफ पीटलैंड है वहाँ हमें मिलता है। अब इन 5 प्रकार के जो वेटलैंड्स की बात मैंने आपसे करी, इसमें मैंने अर्बन वेटलैंड्स की बात नहीं करी। अर्बन वेटलैंड्स वो वेटलैंड्स है जो अर्बन एरियाज में मिलते हैं बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रिजर्वॉयर और अ लेक। जैसे आप एक नाम सुने होंगे, जाकू लेक। ये बहुत ज्यादा न्यूज में थी क्योंकि यहाँ पर एक फिशरमैन है जिसका नाम है जोका। तो जाकू भूल नहीं पाइएगा और जोकम भूल नहीं पाइएगा। जोकम इज अ फिशरमैन फ्रॉम बैंगलोर, और उसने यहाँ पर इस लेक को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। इनफैक्ट देयर आर मेनी influencing and motivational stories for the protection of wetlands, and the protection of Jaku Lake is one of them. इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारा every wetland which is getting disturbed, इसको एक आप अच्छे तरह से समझ लीजिए। The major reason for wetland destruction has been the discharge or disposal of sewage in the wetland area. ये सबसे overriding factor है। क्लाइमेट चेंज तो है ये, अर्बनाइजेशन तो है ये, वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, बट फॉर प्रेजेंट प्लीज अंडरस्टैंड कि जहाँ जहाँ पे आपके एफ्लुएंस डिस्चार्ज या सुवेज डिस्चार्ज उस रिवर और लेक में किया जा रहा है, उस जगह पर वेटलैंड की प्रॉब्लम है और वेटलैंड का इकोसिस्टम वहाँ डिस्टर्ब हो रहा है। सो व्हाट डिड जोकम डू? जोकम टाइड अप
with the Bangalore municipal authorities, and he and 70 fishermen families have together combined to clean up the Jaku Lake. आपको ये बताने के लिए इसकी जरूरत है क्योंकि आप अपनी सिविल सर्विस के पेपर में देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है, देखा जाता है आपके पास उसकी नॉलेज है कि नहीं है, कॉन्सेप्ट के फैक्चुअल डिटेल्स होते हैं, और फिर उसके रिलेशन में आपसे पूछा जाता है कि आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या कैसे कंजर्व कर सकते हैं, या इस एरिया में आप क्या काम कर सकते हैं. जो सेकेंड पार्ट आपका है विल ऑलवेज बी डिटर्मिन्ड by factual data or actual stories which are taking place. And believe me, question भी तभी आता है जब किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट उस एरिया में होता है, या कोई नया बोर्ड बनाया जाता है, या कोई नया नेशनल कमीशन बनाया जाता है. जब इस तरह की बात होती है तो वो क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है. सो दिस जाकू लेक इज कंसिडर्ड टू बी अ मोटिवेशनल स्टोरी एंड अ स्टोरी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ पे जोकम एंड द 70 फिशरमैन फैमिलीज try to clean up the Jaku Lake in Bangalore and restored the reduction in fish production in that area. So this is one of the examples of how urban wetlands are being protected and done with. Let's come to what is the Ramsar Convention, when did it happen, and what are its guiding principles. First, just like forests are the lungs of the earth, in the same way, wetlands are considered to be the kidneys of the earth. अब ये kidneys क्यों मानी जाती है earth की? Kidneys इसलिए मानी जाती है क्योंकि जो भी पानी इनके आसपास होता है उसका filtration wetlands करते हैं. So their importance comes because of the fact of filtration of dirty water. तो जो पानी का डिस्चार्ज होता है समुद्र में या रिवर में या किसी लेक में, उसकी सफाई का काम वेटलैंड्स करते हैं. कैसे करते हैं? जो इनकी पॉपुलेशन है ऑफ हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स, उसके रूट्स सारी के सारे पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करके उसको कार्बन में कन्वर्ट करते हैं, और इसलिए ये कार्बन के बहुत बड़े रिजर्वॉयर हो जाते हैं. कार्बन इज ऑल्सो इसेंशियल इन द फॉर्म ऑफ कोल. तो जो आपका कार्बन का डिपॉजिट है अर्थ का, वो ये मेंटेन करते हैं. फिर क्योंकि ये वाटर बॉडीज कोस्ट के अराउंड रहते हैं, तो दे कंट्रोल द ऑनवर्ड मार्च ऑफ द वाटर. सो दे कंट्रोल शोरलैंड्स, दे इंश्योर कि water does not encroach upon the land. And you can understand this because large areas of land has now got submerged in water as a result of destruction of these kinds of wetlands, which are also known as the mangroves. So आप देख रहे हैं कि water का temperature बढ़ रहा है because of global warming, और land की submergence होती जा रही है because जो vegetation इस water को control करती थी वो खत्म होती जा रही है. So they act as kidneys because they absorb the pollutants, they clear the water, और क्योंकि ये water hold कर लेते हैं, they become swampy and marshy. कैसे कीचड़ इनके यहाँ हो जाता है? कीचड़ इसलिए होता है because they hold on to the water, they become saturated with water. जब water का saturation होगा तो water का percolation भी होगा, and when there is a percolation of water, तो जो आपकी water table reservoir है, जो आपका water table का level है, वो भी बढ़ता जाता है. They provide livelihood to at least 1 billion people all over the earth. And the estimated eco services, please understand this concept. इनकी इको सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करते हैं, इको सर्विसेज क्या है? दे प्रोवाइड यू विद एक्वाकल्चर. आप इन एरियाज में और वेटलैंड में अच्छी फिशिंग कर सकते हैं. सो पिसिकल्चर, श्रिम्प फार्मिंग, मोलस्क्स, ऑल आर फाउंड इन दीज एरियाज ऑफ वेटलैंड. तो ये दे प्रोवाइड लाइवलीहुड टू ऑल द फिशरमैन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि समुद्र के बीच में आप फिशिंग नहीं करते, आप फिशिंग इसी एरिया में करते हैं.
इनफैक्ट अगर ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू देयर इज अ प्लेस कॉल्ड न्यू फाउंडलैंड, आप गूगल करके भी देख सकते हैं, वरना आप यहीं से याद कर लीजिए. न्यू फाउंडलैंड इज वेरी फेमस बिकॉज द हॉट एंड द कोल्ड एयर currents, सी currents मीट देयर, और वहाँ इस वजह से बहुत ज़्यादा प्लैंकटन होता है. प्लैंकटन होने की वजह से फिशेज आर इन अबंडेंस इन दिस न्यू फाउंडलैंड शेल्फ. अगेन a wetland area and abundance of fishing. So what I'm trying to tell you is fishing कहीं बहुत बीच समुद्र में जाके नहीं होती. It happens in the coastal areas. और coastal areas में आपके wetlands हैं, and these coastal areas are your wetlands जहाँ पे maximum fishing होती है. So they provide you with eco services. They provide you with eco tourism. Some of the most beautiful places like the backwaters of Kerala, the lagoons in and around Kerala. अगर आप उनके ऊपर ध्यान करेंगे तो these are all your wetland areas. So they provide you with, they act as buffer zones, they act to absorb pollutants, they increase the water table level, they maintain the biodiversity of an area, they provide eco services to 1 billion people around the earth. And I don't know, but I keep reading that the amount, if you want to take it in monetary terms, it is $47 trillion annually of services that the wetlands provide. I will write it for you, $47 trillion. तो अगर आप पूछिए, अगर फॉर्च्यून मैगजीन के कवर पर किसी को भी आपको पोस्ट करना चाहिए तो यू शुड जस्ट पोस्ट योर प्लैनेट अर्थ, बिकॉज इट कीप्स प्रोवाइडिंग ट्रिलियंस इन सर्विसेज बट वी डोंट रियलाइज इट. Anyway, so it is said that from eco services it is providing us with some $47 trillion annually. Now if we come to India, it is said that 18% of India's land is covered with wetland. इस wetland में से there are total quantity is some 27,000 square kilometers. In 27,000 में से 24,000 are natural और करीब 3,000 मैन मेड है. इस 24,000 में से 70% is under paddy cultivation. जो नेचुरल है आपका, उसका 70% आपका पैडी कल्टीवेशन के अंडर आ रहा है. दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ वी कम टू द रामसार कन्वेंशन एंड टू व्हाट आर रामसार साइट्स. रामसार कन्वेंशन टुक प्लेस in a city called Ramsar. Okay, I should write Ramsar for you. Ramsar is a city in Iran. जो ये रामसार सिटी ईरान में है, इसमें 1971 में countries of the world met to form a convention for wetlands. Ramsar Convention के signatories उस समय there were only 18 countries which were signatory to it. It came into effect in 1974 और इसका सबसे पहला signatory was Australia. In fact, one of the first sites जो रामसार कन्वेंशन साइट्स है, जब वो उनके बारे में आपको बताऊंगी तो वो भी ऑस्ट्रेलियन एक वेटलैंड साइट है जो इनके अंडर आई. सो the Ramsar Convention, when it was held, it was decided कि we have to protect the wetlands. और इन जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज आई इस कन्वेंशन के लिए, उनको हम कहते हैं द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का कन्वेंशन जो होता है उसको हम कॉप कहते हैं. आप हर समय पढ़ते हैं ना कॉप. तो कॉप क्या होता है? इट इज अ कन्वेंशन ऑफ
कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, इसका क्या मतलब हुआ? कन्वेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज क्या हुआ कि अ ग्रुप ऑफ नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म एन एसोसिएशन और ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम व्हिच हैपेंस टू बी अ वेटलैंड. जो अभी कन्वेंशन चल रहा है रामसार का, इट्स फ्रॉम COP12 के अंडर प्रेजेंट रामसार कन्वेंशन चल रहा है और ये 4th कन्वेंशन है रामसार का और इट एक्सटेंड्स फॉर द पीरियड 2016 to 2024. 2016 to 2024. जब 24 आ जाएगा उसके बाद फिर नया कन्वेंशन ये लोग एसोसिएट करेंगे. अ कन्वेंशन इज मेड बाय अ पार्टी और अ कमिटी ऑफ 18 मेंबर कंट्रीज. इस समय रामसार कन्वेंशन में कितने लोग हैं? बाय जून 2021 there were 171 signatories to the Ramsar Convention. I repeat, by June 2021 there were 171 parties to the Ramsar Convention. Okay, अब ये रामसार कन्वेंशन की पार्टीज what do they want? They want the wise use of wetlands. Wise use of wetlands मतलब समझदारी से वेटलैंड का इस्तेमाल. अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि आप इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि आप भी इस्तेमाल कर सकें और आपकी फ्यूचर जनरेशन्स भी इसको इस्तेमाल कर सकें. सो द फर्स्ट पिलर फॉर द कन्वेंशन इज द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स. सेकेंड, ये क्या कहते हैं कि आप एक लिस्ट बनाइए जिसको आप कहते हैं रामसार लिस्ट. आप एक रामसार लिस्ट बनाइए जिसमें आप वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दोज विच आर रेयर वेटलैंड्स और इकोलॉजिकली थ्रेटेन्ड वेटलैंड्स और दोज इन विच यू शेयर अ बाउंड्री विद सम अदर कंट्री, ऐसे वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन की आप एक लिस्ट बनाइए और हर साल इस लिस्ट में आप ऐड करते जाइए. ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है. वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर, दिस कन्वेंशन is not binding on any country for anything. It is an awareness of working towards a goal. Goal क्या है? Goal है wetland का stabilization, wetland का protection. So it is not binding on the members to follow any protocol. It is just a commitment. I repeat the word commitment because it is not binding under any legal principles. लीगल प्रिंसिपल्स या लीगल रूल्स हर कंट्री के अलग होते हैं और हमारे देश में भी है और वो अलग है. बट आप कमिटमेंट दिखाते हैं कि आप वेटलैंड को प्रोटेक्ट करेंगे. तो आप ये जो रामसार साइट्स हैं या रामसार की जो लिस्ट है वो आप उसमें और वेटलैंड्स ऐड करेंगे. क्यों ऐड करेंगे? ताकि उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सके. फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट of wetlands. Effective management of wetlands हो सके. फिर you cooperate. तीसरा इसका रीजन क्या है? आप कोऑपरेट करें इंटरनेशनली, शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम्स के बारे में जानें और शेयर्ड स्पीशीज के बारे में आप जानें. अब इसी रामसार लिस्ट में एक चीज है जिसको कहते हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड. What is this Montreux record? Montreux record is a register which is made from the list of Ramsar sites for purposes of some change in the ecological character which has occurred, is occurring
or likely to occur due to some technological development, pollution or other human interface. Basically, it means that this wetland is threatened. That is the meaning of the Montreux record. So Montreux record is a register which we maintain from the list of Ramsar sites for the purpose of protection where some ecological change is taking place. Ecological change is taking place due to some kind of urban development, technological development or some threat from outside. तो ऐसा इसमें बदलाव आने वाला है XYZ रीजन की वजह से. अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में हमारे यहाँ से कौन कौन सी आ रही है, ये आपको मैप में दिखाया गया कि ये जो वेटलैंड एरिया है ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में. तो इसमें अगर आप देखिए तो देयर आर 2 एरियाज व्हिच आर बीइंग शोन एज थ्रेट. वन इज द कीलियादोई नेशनल पार्क और दूसरा कौन सा है आपका लोकताक लेक. और जिक्र एक आता है सांभर लेक का भी, पर सांभर लेक अब नहीं है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, पर एक टाइम पर थी. Now what is the problem with the Kiladoi National Park? Kiladoi National Park कहाँ है? Kiladoi National Park was one of the first Ramsar sites for India. इंडिया ने रामसर कन्वेंशन 1982 में साइन किया और उस टाइम पर इसके पास 2 साइट्स थी जो इसका हिस्सा बनी. वन इज द चिल्का लेक. चिल्का लेक one of the biggest lakes in India and connected to the river Mahanadi. Yes, it is connected to the river Mahanadi. तो चिल्का लेक और कीलादोई नेशनल पार्क 2 फर्स्ट रामसर साइट्स के हिस्सा बने. और कीलादोई इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द मॉन्ट्रेक्स लिस्ट बिकॉज यहाँ पे कहा जा रहा है इट इज वेरी क्लोज टू भरतपुर. और ये फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स from pan-Arctic areas like Siberia, like Kazakhstan, Russia, China, यहाँ से migratory birds आती हैं और winters में वो इस area को occupy करती है. तो कीलादोई was important because of the Siberian crane. और ये जब 19th century में बनाया गया, I repeat, it is man-made national park. इसको जब बनाया गया तो एक wetland area create किया गया. यहाँ पे एक रिजर्वॉयर से पानी आता है, नेचुरल वाटर यहाँ पर नहीं है. जो रेन्स आती है वो ठीक है, बट अदरवाइज यहाँ पे एक अजान बराक है. अजान रिजर्वॉयर आपका ये नहीं, अजान बराक. अजान बराक इज जस्ट आउटसाइड द कीलादोई सेंचुरी नेशनल पार्क और यहाँ से इसमें पानी सप्लाई होता है थ्रू अ नंबर ऑफ स्लूइसेस एंड कैनाल्स. So it is man-made national park. अब कीलादोई में क्या हो गया कि there was the interference of a kind of grass which is called the Paspalum distichum. I'll write it for you. It's called Paspalum distichum. ये Paspalum distichum, again when we go to Edward O. Wilson, so he's talked about genetic pollution. He's talked about intermingling of species. तो ये पास्पलम डिस्ट्रम जब इस एरिया में फैलने लगा तो जो बर्ड्स की फूड थी दैट गॉट रिड्यूस्ड. सो द नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन दिस एरिया गॉट रिड्यूस्ड. दिस एरिया इज वेरी क्लोज टू भरतपुर. इनफैक्ट इट इज इन द मिडल ऑफ अ सिटी. यहाँ नॉइज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है. देयर इज अ लॉट ऑफ डिपॉजिट्स कमिंग इन फ्रॉम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. सो दिस एरिया इज अंडर थ्रेट. अगर आप इसी के आसपास चले जाइए तो ये सांभर लेक का एरिया है. सांभर इज अ नेचुरल सलाइन लेक ऑफ इंडिया. इस पे यहाँ बहुत सारे सॉल्ट पैन्स थे एंड फॉर सेंचुरीज टुगेदर नाउ salt has been taken out from the lake. But in the last 5 years there is an area called Nava. जो ये सांभर लेक है इसके आसपास एक एरिया आ गया नवा. नवा में सारे आपके इनलीगल सॉल्ट पैन्स बनाए गए हैं और वाटर इनमें से पंप कर लिया जा रहा है, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द salinity of Sambhar Lake. If you know, Sambhar Lake has been home to thousands of flamingos,
ओवर पीरियड ऑफ टाइम। एक समय ऐसा होता है जब यहाँ पे फ्लेमिंगोज आते हैं कि पूरा पानी पिंक टर्न कर जाता है। तो इट इज अ प्लेस ऑफ इको टूरिज्म, बट साभर लेक हैज कम अंडर थ्रेट बिकॉज यहाँ से 11 किलोमीटर पर एक इन्होंने रिजॉर्ट बना दिया है। 1 मीटर गेज रेलवे लाइन जो पहले बहुत 100 साल से बंद थी, उसको लास्ट 3 इयर्स में स्टार्ट कर दिया है। एंड ऑफकोर्स इलीगल माइनिंग ऑफ सॉल्ट, जो केबल्स ये लोग डालते हैं उसकी वजह से बर्ड्स इन इलेक्ट्रिक केबल्स में फंस कर मरती जा रही हैं, और इस वजह से सांभर लेक वॉज इन न्यूज। बट सांभर लेक वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द मॉन्ट्रीज रिकॉर्ड। सांभर लेक हैज कम एज अ क्वेश्चन फॉर वेटलैंड्स, दैट इज व्हाई आई एम मेंशनिंग इट टू यू. So now we know that Puradal was threatened by this grass which is called Paspalum dischum, जिसकी वजह से बर्ड्स के खाने में कुछ कमी हो गई और वहां पर जो है बर्ड्स का आना कम हो गया. इसको आप लिख लीजिए प्लीज, क्योंकि ये आपको मिलेगा नहीं कहीं पर और स्पेलिंग आपको समझ नहीं आएगी, प्रोनाउंसिएशन भी समझ नहीं आएगी. मुझे लग रहा है गलत थोड़ा सा, तो आपको तो और लगेगा. It's a kind of a grass which is the result of genetic pollution. It's an invasive species of grass. Invasive आपने पढ़ा था ना, invasive species. Okay? तो this Paspalum dischum is a type of grass जिसकी वजह से this Kyuladoi National Park is under threat and a part of your Montreux record. Now we come to the number of contracting parties. I told you 177. At the time of joining the convention, each contracting party undertakes to designate at least one wetland site for inclusion. So we started off with Chilka and Kyuladoi, और इस समय हमारे पास भारत में 42 रामसर साइट्स है. 42 रामसर साइट्स. और ऐसा कहा जा रहा है कि थाने के पास, if you come to this is Ahmedabad here in Bombay area near Thane, वहां पर भी बर्ड्स आ रही हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आ रही है जिसकी पॉपुलेशन इज मोर देन 200. और क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे आ रही है, इसलिए कहा जा रहा है दैट इट विल बी वन ऑफ द नेक्स्ट साइट्स फॉर टू बिकम अ रामसर साइट. तो अभी हमारे पास इसमें 42 साइट्स है. 2 February is celebrated as the World's Wetland Day, क्योंकि 2 February 1974 में हमने इसका कन्वेंशन ऑफ रामसर साइन किया था. इस वजह से 2 February is your World's Wetland Day. It is celebrated all over the world. अब इसके अलावा एक आपके पास है रामसर साइट्स इंफॉर्मेशन सर्विस. रामसर साइट्स इंफॉर्मेशन सर्विस, RSIS, रामसर साइट्स इंफॉर्मेशन सर्विस. आप कभी भी इसको लॉग इन करेंगे तो उस पर आपको लेटेस्ट जो उसकी साइट्स है उनके डिटेल्स आपको मिलेंगे, एंड यू विल कम टू नो अबाउट ईच एंड एवरी स्पेसिफिक रामसर साइट. दिस इज समथिंग व्हिच हैज नाउ हैपेंड रिसेंटली. नाउ रामसर साइट्स वर्क्स इन क्लोज एसोसिएशन with 6 other organizations. These are mostly international bodies. International bodies में आपका है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. 6 other international organization जिसके साथ रामसर कन्वेंशन वर्क करता है. एक है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, एक है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर. बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, International Union of Conservation of Nature, International Water Management Institute, International Water Management Institute, Wetlands International. ये सब अलग अलग है. बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वेटलैंड्स इंटरनेशनल है, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंटरनेशनल है, एंड
Wildfowl and Wetlands Trust. I repeat, Wildfowl and Wetlands Trust. In fact, waterfowl भी habitat भी रामसर कन्वेंशन के संग interchangeably use होता है. And then we come to the next part. Do you need me to repeat this? I'll repeat it quickly for you. International है, International Union for Conservation of Nature है, International Water Management Institute है, Wetlands International है, WWF International है, Wildfowl and Wetlands Trust है. Wildfowl and Wetlands Trust है. Now I want to tell you that जो रामसर साइट्स के अंडर आने के लिए किसी भी वेटलैंड एरिया के 9 क्राइटेरियाज होते हैं. What are those 9 criteria to be a part of the रामसर साइट्स? इसमें एक कैटेगरी, पहले आप समझिए, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी. जब मैंने मार्गदर्शन में वेटलैंड्स पढ़ाया था उस समय मुझे भी ये सारे क्राइटेरियाज नहीं पता थे, बट क्योंकि यहाँ पे आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, एंड आई फील कि इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट अप टू 2024 एट लीस्ट. वेटलैंड इज अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर यू. I think it has come in 2020. It has been repeated over the years. If you look at the papers, तो हर 3 साल पे ये concept repeat होता है किसी ना किसी तरीके से. So I feel कि आ सकता है, इसलिए I am going into a bit of a detail. मैं कोशिश करूंगी आपको next 15 minutes में इस क्लास को wrap up करने के लिए. बट इसमें एक कैटेगरी ए है. कैटेगरी ए ऑफ वेटलैंड्स क्या होता है? कैटेगरी ए ऑफ वेटलैंड्स वो हैं जो रेयर टाइप के हैं, जो आर ओनली यूनिक टू दैट एरिया. उनका उस प्रकार का रेपिटेशन आपको कहीं और नहीं मिलता. तो कैटेगरी ए में आपके कॉन्गो बेसिन का जो वेटलैंड है वो आता है. देन देयर इज अ कैटेगरी बी. कैटेगरी बी में आपके वो वेटलैंड्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है. मोस्टली दोज विच आर अंडर थ्रेट. नाउ व्हाट इज द क्राइटेरियाज? दे आर 9 क्राइटेरियाज for any site to come under Ramsar Convention. इसके 9 क्राइटेरियाज आपके कौन कौन से हैं? एक, कि कोई भी वेटलैंड अगर यूनिक है, अगर रेयर है, तो वो रामसर साइट का हिस्सा हो सकता है. 2, अगर कोई भी एरिया थ्रेटेंड है बिकॉज ऑफ सम इकोलॉजिकल अकरेंस विच इज टेकिंग प्लेस और हैज टेकन प्लेस, या उसकी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने की ज़रूरत है, तो वो हमारे रामसर साइट का हिस्सा हो जाता है. ऐसी साइट्स हमारी थ्रेटेंड है बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटीज. फिर हम उनको भी बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अर्थ की मेंटेन करते हैं. ऐसे वेटलैंड्स भी इसका हिस्सा हो जाते हैं. 4th क्राइटेरिया है कि दे सपोर्ट अ प्लांट और अ स्पीशीज विच इज एट अ क्रिटिकल स्टेज in their life cycle. मतलब that species is on the verge of extinction. ऐसी areas भी wetland के अंडर आती है. A wetland is considered to be a criteria for Ramsar if it supports more than 20,000 or more of water birds. 20,000 या उससे ज़्यादा water birds अगर support करती है तो वो रामसर का हिस्सा होने के लायक है. और उसके बाद क्या है? अ वेटलैंड इज कंसिडर्ड इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट अगर वो रेगुलरली सपोर्ट करती है 1% ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज और सब स्पीशीज ऑफ अ वाटर बर्ड. तो अगर कोई वेटलैंड में 20,000 नंबर ऑफ वाटर बर्ड्स अवेलेबल हैं जो उस वेटलैंड से सपोर्ट पाती हैं, तो वो रामसर साइट का हिस्सा हो सकती है. या 1% कोई स्पीशी या सब स्पीशी को सपोर्ट करते हैं तो वो इसका हिस्सा हो सकती है. तो लाइक आई टोल्ड यू दैट थाने नियर बॉम्बे इज लाइकली टू बी अ पार्ट ऑफ रामसर साइट वेरी सून बिकॉज ऑफ सपोर्टिंग अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ फ्लेमिंगो बर्ड्स which are migratory birds and appear in and around Thane area, particularly in the fall. Fall means in the winter season.
और बॉम्बे में उतना विंटर नहीं होता, बट स्टिल नवंबर दिसंबर आर कंसिडर्ड टू बी वेरी फेवरेबल फॉर दीज माइग्रेटरी बर्ड्स टू कम. उसके बाद अभी कम टू क्राइटेरिया नंबर 5 और 6 आपको मैंने बता दिया. वे 1% वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करता है. एंड देन 7, 8, 9 आर विथ रेफरेंस टू द फिश स्पीशीज या फिश पॉपुलेशन, जहाँ पर कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फिश स्पीशीज या सब स्पीशीज पाई जाती हैं. उस एरिया को भी वेटलैंड बनाने के लिए आप चूज कर सकते हैं. The 8th one is an important area for fish food, like I told you about Newfoundland, where the cold Peru current meets the hot current, तो वहाँ पर आपके बहुत प्लैंक्टॉन्स होते हैं. तो दैट इज एन एरिया जहाँ पे कि आपको फिश फूड लार्ज क्वांटिटी में मिलता है. फिर सिमिलरली लाइक फॉर द वाटर बर्ड, फॉर द फिश स्पीशीज ऑल्सो, कि अगर कोई फिश स्पीशीज की 1% पॉपुलेशन को कोई वेटलैंड सपोर्ट करता है तो वो रामसार का हिस्सा बन सकता है. आई एम नॉट आस्किंग यू टू लर्न ऑल 9 क्राइटेरियाज बाय हार्ट, बट आपको इस कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए कि एक क्राइटेरिया है रामसार साइट का हिस्सा बनने के लिए. If we look at it worldwide, at present there are 2,400 Ram sites in the world. The area which comes under Ramsar sites is 2.5. It's 2.5 square kilometers. 2.5 million square kilometers comes under this. This is an area which is bigger than the country of Mexico. मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड की फर्स्ट साइट was an Australian site और उसका नाम था कूबर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया. पेनिनसुला क्या होता है? एनी लैंड मैस विच इज सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स. और आइलैंड क्या होता है? एनी लैंड मैस विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स. सो जो पेनिनसुला है ऑस्ट्रेलिया का, कॉल्ड द कूबर्ग पेनिनसुला, ये डेसिग्नेट हुआ एज अ रामसार साइट इन 1974 और ये हमारी पहली रामसार साइट थी. लार्जेस्ट साइट कौन सी है? लार्जेस्ट साइट है द निगरी तुम्बा. आई रिपीट, द निगरी तुम्बा मेन डोम इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड द क्वीन मॉड गल्फ इन कैनेडा, जो ऑलमोस्ट 60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में स्प्रेड आउट है. ये आपके सबसे बड़े रामसार साइट्स है इन द रामसार लिस्ट. वन इज द Queen Maud Gulf in Canada. Queen Maud Gulf in Canada. This is the Queen Maud Gulf in Canada, and the other is the Nigri Tumba. Nigri Tumba. Nigri Tumba मैंडोब इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. इंडिया में सबसे बड़ी रामसार साइट कौन सी है? द सुंदरबंस. The Sundarbans are the largest Ramsar site in India. कौन सी कंट्री के पास सबसे ज्यादा रामसार साइट्स हैं? यूनाइटेड किंगडम with 175, followed by Mexico which has 142. Which country has the largest area under Ramsar site? It is Bolivia. It is Bolivia with an area of, Bolivia is a country in South America. Bolivia with 148,000 square kilometers of Ramsar site. ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है. ये मैप से आपको पता क्या चल रहा है कि रामसर साइट्स आर नॉट ओनली अलोंग द कोस्टल लाइन बट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया. आपको रामसर साइट हिमालयस में भी दिख रही है, प्लेन्स में भी दिख रही है,
कोस्टल एरियाज में भी देखिए. सो अ वेटलैंड इज नॉट कन्फाइंड बाय the geographic location of a place. It is not confined in a geographic location. It can occur in any part of the country. Some of them are natural and some of them are man-made. इसमें से मैंने जो important थे उनके बारे में आपको बताया है. If you feel that you would be needing something more from it, तो we can always go into detail. But मुझे जो लग रहा है कि रामसर अपनी दिसंबर 2010-20 में ये सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स right at the top, which is in Ladakh, became a part of the Ramsar site. उसके बाद नवंबर 2020 में the Lonar Lake in Maharashtra became a part of the Ramsar site. In July 2020, बिहार की कन्वर और कबाल ताल became a part of the Ramsar site, and like I told you, in February 2020 the Sundarbans became a part of the wetland sites. अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को इसका हिस्सा है रामसर साइट्स का या रामसर कन्वेंशन का, तो आपको लिखना है कि यूनेस्को इज नॉट अ पार्टनर इन रामसर कन्वेंशन. इट इज अ डेपोजिटरी ऑफ द रामसर कन्वेंशन. यूज द वर्ड डेपोजिटरी. It's a depository of Ramsar Convention. We are talking about UNESCO. It's a depository of Ramsar sites. फिर we will talk about what is being done for the protection of wetland. तो जब 2 फरवरी 2021 में वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया, तो उस दिन we had one national commission which has been appointed for the wetlands. तो इस इंडिया एंड वेटलैंड कंजर्वेशन में अभी तक हम लोग क्या क्या करते आ रहे हैं, इस पे हमने इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हैं कि there is a wetlands conservation and management rules of 2017 जिसको हमने 2020 में थोड़ा सा बदला. 2020 में हमने इनको इसको क्या कहा, हमने इनको इसको बना दिया नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ aquatic ecosystems or called the NPCA, and that is why I think it became a part of your question, because this NPCA has been appointed in the 50th year of the Ramsar Convention. NCPA का full form है National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystems और the NPCA, जो कि एक बॉडी है जो लेक्स और वेटलैंड दोनों को साथ साथ देखेगी. पहले क्या था कि दोनों को हम लोग अलग अलग देख रहे थे, अब दोनों को साथ साथ देखा जा रहा है. इसकी नोडल अथॉरिटी जो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी है वो होगा. इसको पावर्स क्या दिए गए हैं कि वेटलैंड के एरिया में कोई इंडस्ट्री आप सेटअप नहीं कर सकते, आप यहाँ पे डंपिंग वेस्ट ग्राउंड नहीं बना सकते, कोई ह्यूमन सेटलमेंट का इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते, और अगर ज़रूरत हो तो आप इसमें पेनल्टीज भी इम्पोज करेंगे. अदरवाइज बाय एंड लार्ज हमारे यहाँ वेटलैंड का जो प्रोग्राम है फॉर कंजर्वेशन is not successful. Now we are going into the question of why wetland conservation is not taking place. So what are the reasons for the degradation of wetland? First reason for degradation of wetland is urbanization. पहला तो आप ये जान लीजिए, बिल्डिंग ऑफ सिटीज, इसकी वजह से वाटर बॉडीज पूरी की पूरी पोल्यूट हो रही है. Of course, climate change,
फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी में जो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो आ जाती है। फिर फोर्थ एग्रीकल्चर, जितना आप पैडी कल्टीवेशन बढ़ाते जा रहे हैं सारे वेटलैंड्स खत्म होते जा रहे हैं। फिर एक्वाकल्चर, आप जितने फिश का कल्चर करेंगे उतना ज्यादा आप ब्रैकिश वाटर बियॉन्ड, ऐसे वेटलैंड में ब्रैकिश वाटर होता है, सेलाइन वाटर होता है, बट इट इज मेड फिट बाय द प्लांट्स which are available in the wetland. For example the mangroves, for example the mosses, ये सारे जितने और तरह तरह के बैक्टीरियाज जो सारी गंदगी को एब्जॉर्ब करते हैं. बट एज the quantity of sewage increases, as the quantity of pesticide increases, metals increase, तो आपका जो ये इकोसिस्टम है ये पूरी की पूरी से थ्रेटन हो जाता है. इस वजह से आपको इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. तो अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, these are the main reasons for the wetlands getting degraded or wetlands moving towards extinction. अब इसके लिए आपके पास कुछ रूल्स और लॉज हैं, पर भारत में क्या देखा जा रहा है कि वेटलैंड्स जो किसी फॉरेस्ट एरिया में आते हैं या वेटलैंड्स जो किसी नेशनल पार्क का हिस्सा होते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा होते हैं या कोस्टल रेगुलेशन रूल्स में आ जाती हैं, वो वेटलैंड्स ये जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लेक्स एंड वेटलैंड्स बना है उसके अंडर में नहीं आता. What does it result in? It results in a lack of unified policy for the protection of wetlands. तो जब आपसे पूछा जाए कि आप वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं तो आप लिखेंगे कि देयर इज अ लॉ फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड फॉर क्लाइमेट चेंज, बट under those rules there are specific laws for wildlife, for coastal regulation area. So we need a integrated, the word you will use is a integrated, approach for wetland protection. तो आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो 2017 में बने थे. इनको जनवरी 2020 में थोड़ा सा चेंज किया गया और उसके हिसाब से कौन कौन से एरियाज अब हम ये कमीशन प्रोटेक्ट करेगा. वन इज ऑल द 42 रामसर साइट्स विच आर अ पार्ट ऑफ द वेटलैंड. फिर जो वेटलैंड्स स्टेट कहेगा कि ये हमारे वेटलैंड्स है उनके बारे में उनको कंट्रोल किया जाएगा. तो बाकी सारे वेटलैंड्स इसमें से इग्नोर हो गए. जो अर्बन वेटलैंड्स है वो पूरी ही तरह से इग्नोर हो गए. सो वी नीड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द वेटलैंड्स ऑफ द कंट्री. अगर आप इंडिया के वेटलैंड्स को डिवाइड करिएगा और इस मैप को ध्यान से देखते जाइए तो हम कहेंगे कि हमारे पास 8 कैटेगरी ऑफ वेटलैंड्स इंडिया में है. एक डेक्कन प्लेटो, दिस इंटायर रीजन इन द साउथ टुगेदर विद लगून्स एंड वेटलैंड्स ऑफ द साउथ वेस्ट कोस्ट, ये आपका एक हो गया. एक आपके वास्ट सलाइन एरिया जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे किया, वास्ट सलाइन एक्सपैंस ऑफ राजस्थान एंड गुजरात एंड द गल्फ ऑफ कच्छ, ये आपका एक एरिया हो गया. फिर आपके फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ रिजर्वॉयर गुजरात के आते वक्त टुवर्ड्स राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. फिर दे आर डेल्टा वेटलैंड्स एंड लगून, सबका एक बड़ा एग्जांपल है चिल्का लेक. देन वी हैव मार्शेस एंड स्वॉर्म्स इन द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. इस तरफ जिसको आप दीपौर भेल कहते हैं एंड लोकटाक लेक कहते हैं. आपको मैं काम देती हूँ कि आप मुझे लिखकर बताएंगे इसी वीडियो के नीचे में कि लोकटाक लेक क्यों थ्रेटेंड है और मॉन्ट्रिक्स लिस्ट का पार्ट बने. आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन, प्लीज आंसर इट फॉर मी. व्हाई इज इट, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉन्ट्रिक्स लिस्ट. मॉन्ट्रिक्स लिस्ट मैंने आपको बताया कि क्या है, आप लिखिए कि मॉन्ट्रिक्स लिस्ट क्या है.
दूसरा, लोकताल लेक मॉन्ट्रीज लिस्ट का हिस्सा क्यों है? जैसे केवलादोई है वैसे लोकताल भी है, तो व्हाई इज द लोकताल लेक अ पार्ट ऑफ द मॉन्ट्रीज लिस्ट? ये जवाब आप मुझको बताइएगा. सो दिस इज अनदर रीजन. जो 8 रीजन है वेटलैंड के इंडिया में, उसमें से एक आपका ये नॉर्थ ईस्ट रीजन भी है. और फिर लेक्स एंड रिवर्स एंड माउंटेन रीजन ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख, ये पूरा एरिया यहाँ पे आपकी आप यू विल सी देयर इज द रेणुका वेटलैंड. रेणुका वेटलैंड हमारा स्मॉलेस्ट वेटलैंड है. बिगेस्ट वेटलैंड इज आर सुंदरबंस एंड द स्मॉलेस्ट वन इज द रेणुका वेटलैंड. आपको बताया आप ये एक एरिया ऑफ वेटलैंड है विच इज फाउंड इन द हाईलैंड्स. then you have the mangroves and wetlands of Andaman and Nicobar Islands. तो आपके पास यहाँ के रीजन में you have these mangrove forests. लक्षद्वीप भी है इसका हिस्सा, बट इट इज केप्ट सेपरेट. तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो पार्ट है दैट इज द 8th एरिया ऑफ वेटलैंड्स दैट यू विल फाइंड. लाइक आई सेड कि we need an integrated approach towards the development of wetland because इसके बगैर काम चलेगा नहीं. तो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी more than 2300 और 2400 इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की रामसार साइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना is most important. And ever since the signing of this convention, we have been going into great details about the protection of wetlands. However, we have not been so successful, but we are trying our level best to control areas of salinity, areas of global warming and climate change, and to control the onslaught of the oceans towards the land area, which is further getting degraded as a result of these climate changes and other anthropogenic activities which we are indulging in. अगर आप इस पे ध्यान से देखें तो आपको एक इम्पॉर्टेंट है ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड्स. ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड्स कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कैनाल्स जहाँ पे कि पूरा कैलकाटा सिटी की सूवेज ड्रॉप की जा रही है. ये भी 2020 में रामसार साइट बनाया गया. और यहाँ पर when I was talking about how the wetlands are getting polluted, this is a classic example where a study has been conducted by the Calcutta Pollution Board along with the authorities for protection of wetland, और they have concluded कि ये जो ईस्ट कैलकाटा का वेटलैंड इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर उस प्रकार से फिशेज और वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन होता था जो कि पूरी कैलकाटा सिटी को और इन एंड अराउंड वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रीब्यूट होता था. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ अनट्रीटेड सूएज being dropped into this wetland area, the amount of chemicals and the amount of pollutants increased so much कि ये जो आपका वेटलैंड है ये एकदम रिड्यूस हो चुका है और एकदम खत्म हो चुका है. और इस समय crores of rupees are being spent to restore the East Calcutta wetlands. This is another story which is about how wetlands are being retained. I think that this summarizes my class for today. I hope I've been able to make you understand what is a wetland, why is it important. अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी चीज़ आपको आगे पूछने की ज़रूरत है, अपने सवाल में डाल के रखिएगा. आप लोगों को पहले वाले लेक्चर से when I did an overview, somebody mentioned the synopsis. अब synopsis मुझे देना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि जो मेरा डेटा है वो मैं बहुत जगह से पढ़ती हूँ, शायद इस वजह से क्योंकि मुझे वो जो स्टैंडर्डाइज बुक्स हैं मार्केट में वो एनवायरनमेंट के लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती. और बिसाइड्स अगर आप उसको शॉर्ट में देखना चाहिए तो वो आप खुद से भी देख सकते हैं. मेरा काम यहाँ पे आपको कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करना है कि कोई कॉन्सेप्ट एनवायरनमेंट में क्यों इस्तेमाल किया जाता है और कैसे यूज होता है और उसकी करंट स्टेटस क्या है. क्योंकि अगर वो करंट में आपके पास मेंशन नहीं हो रहा है तो फिर उसका पेपर में आना बहुत मुश्किल है. तो जो ट्रेडिशनल बुक्स है एनवायरनमेंट की जो आप लोगों को मिलती हैं, आप उनको रीड करना चाहिए तो बिल्कुल कर सकते हैं. आई हैव नो कंट्रोल ओवर दैट.
but I tried to supplement my questions, my answers and my write-up from a number of newspapers, a number of sites. So if you want to go and see it yourself, you can also do it and cover these areas which I have tried to cover. कोई आपके पास specific सवाल हो क्वेश्चन पेपर्स में से देखिए जिसका जवाब आपको चाहिए तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज वी आर राइट नाउ डूइंग कॉन्जर्वेशन in which we are doing preservation and protection. Next we are going to take up Project Tiger. Thank you so much for your time. Thank you.